नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर्स स्पीच। कोरोना के मामलों में हर बढ़ते दिन के साथ तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। तमाम राज्यों में संक्रमण दर के हिसाब से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। पहले और दूसरे फेज के बाद कोरोना से लड़ने और उसका डटकर मुकाबला करने के लिए पहले से ज्यादा मजबूती के साथ पूरा देश तैयार खड़ा है, क्योंकि इस बार वैक्सीन सबसे कारगर हथियार के रूप में हमारे पास है और कोरोना से लड़ने में काफी सशक्त भी साबित हो रही है। और अच्छी बात तो यह है कि इसी कड़ी में इसमें एक और अध्याय जुड़ गया है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को आज से एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 2 टीके ले चुके व्यक्ति किसी भी टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका लगवा सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कल से शुरू हो चुका है। यह टीका उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा। सरकार ने कहा है कि लोगों के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले लगवाया है। और ऐसे में देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 4031 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1552 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1216 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में अब तक 529 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 513 लोग उससे संक्रमित हुए हैं। वहीं कर्नाटक में 441, केरल में 33, गुजरात में 236 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। और वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने भी रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,79,723 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 46,569 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए और 146 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,23,629 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.62% है। तो कोरोना को लेकर ताज़ा स्थिति जो है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं उनसे हम सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ SM रहेजा, सीनियर फिजिशियन, बी पंत हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ सुधीर भंडारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुधीर जी, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज प्रिकॉशनरी जो डोज है वो दिया जा रहा है, सबसे पहले ये दर्शकों को बताइए कि इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि हम जैसा देख रहे थे कि पहली डोज के बाद जब दूसरी डोज लगी तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग हुआ। ऐसे में अब एक डोज और, तो इसको क्या माना जाए कि ये एक और डोज उनके जो सेहत है उस पर कितना असर डालेगी और कितनी कारगर साबित होगी? सर, आपसे दरख्वास्त करूंगा सुधीर जी कि आप अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अनम्यूटेड। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना स्ट्रेटेजिकली टेकन करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज को हाई रिस्क ग्रुप में यूज किया है। साइंटिफिक डेटा ये बताता है कि इस वेव के अंदर जो हमारा टोटल प्रोटेक्शन हुआ है वो बेटर इम्यून स्टेटस के कारण हुआ है। आप देखिए कि 90% प्लस लोगों को सिंगल डोज और 70 to 80% लोगों को डबल डोज लग चुकी है। उसके कारण हमारे सिर्फ थर्ड वेव के अंदर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ परफेक्ट डबल वैक्सीनेशन ब्रिंगिंग द गुड इम्यूनिटी। अतः जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो 60 प्लस कोमॉर्बिड कंडीशन है, हेल्थ वॉरियर्स है और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ये बहुत ही साइंटिफिकली बेसिस है इसका प्रिकॉशनरी डोज लगाने का। इसके कारण एंटीबॉडी टाइटर बढ़ जाता है, जो हमारी टी सेल इम्यूनिटी होती है वो सेंसिटाइज हो जाती है, ताकि जब कभी भी इवन वैक्सीनेशन के बाद इन लोगों को कोविड एक्सपोजर होगा उनमें एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिजीज होगी। ये एक बेस्ट तरीका है लोगों में सिकनेस और क्रिटिकल डिजीज को बचाने का। हमारी कंट्री एक ह्यूज कंट्री है जिसके अंदर 150 करोड़ को वैक्सीनेशन लग चुका है। अतः प्रिकॉशनरी डोज का शुरू होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आवर प्राइम मिनिस्टर नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, पूरे विश्व में कई देशों की आबादी से कई गुना लोगों को हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लग चुका है।
इजराइल और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे थर्ड डोज के साथ साथ फोर्थ डोज भी शुरू हो चुका है। अतः जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको पहले प्रिकॉशनरी डोज लगाना, उनकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना जी और उनको प्रोटेक्ट करना एक बहुत जी जी। अब एसएम रहेजा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि एक सवाल जो हमेशा से जो लोग हैं, आम जनमानस है, उनके जहन में होता है कि जब हम देखते हैं, हम पहले फेज़ की बात करें, हम कोरोना के दूसरे फेज़ की बात करें, और जैसा कि अभी दोबारा से कोरोना जिस तरह से अब तेज़ गति पकड़ रहा है, ऐसे में जो दिसंबर से जनवरी का महीना होता है, यहीं से शुरुआत होती है और मार्च तक आते आते ये अपने पीक पर आता है। तो आखिर यही ऐसे महीने क्यों होते हैं कि जहाँ से उसकी शुरुआत होती है और जैसे जैसे फिर साल आगे बढ़ता जा रहा है उनके आंकड़े कम होते जाते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, इस मौसम में सर्दी अधिक होती है, हवा की विंड वेलोसिटी कम होती है, ज्यादातर लोग घरों में बंद रहते हैं, तो आपके कमरे भी वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता। सब लोग एक दूसरे के पास रहना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग आउटसाइड। और दूसरा जो टेम्परेचर है वायरस के लिए, कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि सीजनल इन्फ्लुएंजा का वायरस, फ्लू का वायरस, कॉमन कोल्ड के बाकी वायरसेस, ये अधिक इनके लिए एम्बिएंट टेम्परेचर और एनवायरनमेंट हम मानते हैं। और इसीलिए इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू के ज्यादा केसेस आते हैं। और लेकिन ये जो वेव आई है ओमिक्रॉन की, ये एक नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, जिसको कि WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। और इसके लिए यदि आप देखें तो ये जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत अधिक है, यानी कि ये संक्रामित जल्दी होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये डेल्टा से 3 गुना अधिक जल्दी इन्फेक्शन पास कर सकता है। और यदि आप ओरिजिनल वायरस से देखें, जो कि वुहान से आया था, अल्फा वायरस, उससे इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, ट्रांसमिसिबिलिटी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो 15 से 16 गुना अधिक है। तो यदि आप देखें, ये वायरस अधिक संक्रमित करने के लिए सक्षम है। और दूसरी बात इसमें यह है कि यदि आप देखें जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, तो ये एक हमें नई वेव की आशंका की तरफ ले जा रहा है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना, घबराना नहीं है, लेकिन इस समय जरूरी है कि हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, 2 गज की दूरी बना के रखे, मास्क को लगा के रखे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे। हाथ हम धोते रहें, अगर किसी डोर हैंडल को छूते हैं, किसी के सेल फोन को छूते हैं, पेन को, पेंसिल को शेयर ना करें, सेल फोन्स को शेयर ना करें, खाना इकट्ठे ना खाएं। ऑफिस में लोग, अभी स्कूल बंद हो गए हैं, वीकेंड कर्फ्यूज लगा दिए गए हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। पर्टिकुलरली जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनके 60 साल से अधिक आयु है, जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी है, जिनको सांस की बीमारी है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, क्रॉनिक लिवर डिसीज है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और जो ओबीज हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं 5 साल से नीचे, 8 साल से नीचे, उनको इस समय अधिक ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम एडवाइस करेंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर तभी जाएं यदि आज के समय में यदि हम किसी कार्य से जा रहे हैं या बाहर जाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप देखें, हम भी अब डीडी न्यूज की जो मीटिंग कर रहे हैं, ये जूम के जरिए कर रहे हैं जी। तो अभी तो टेलीमेडिसिन और ये सब समय चल रहा है कि हम हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स का जाना आवश्यक है। तो हमारे को ये भी देखना है कि हमारी जो मेडिकल फोर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो भी काफी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हमें एज ए टीम काम करना है। यदि हम अपनी हर एक जिम्मेवारी हर एक नागरिक नहीं समझेगा, तो यदि आप देखें जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, उसके हिसाब से भारत की 40 करोड़ आबादी में जी। हमारे साथ डॉक्टर एसके पुरी भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर एसके पुरी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो कुछ केसेस आए हैं उनमें सिम्टम्स नहीं है, उनमें कुछ
उनमें कुछ सिम्टम्स अभी ऐसे सामने नहीं आ पाए हैं। तो अगर हम देखें, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं हैं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें हल्के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो अब की बार ये ऐसा क्यों हो रहा है? या तो इसके पीछे क्या ये भी लॉजिक हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और उसके बाद जो इम्यूनिटी सिस्टम उनके ज़्यादा अच्छी तरीके से लग रही है, तो जब इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रांग हुआ है, इस वजह से उनके अंदर कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे? हेलो हेलो जी मिस्टर पुरी, आप अपना सवाल पूछिए, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी। ऐसा है कि मैंने 5 जनवरी को अपना कोविड टेस्ट कराया था जी। मेरी एज 66 ईयर है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि रिजल्ट आया है नेगेटिव जो उसका, लेकिन हमारे पड़ोस में है जिनका टेस्ट है पॉजिटिव जी। पिछले बार जब सेकेंड वेव थी तो ये बोला गया था पॉजिटिव होने के बाद जब आदमी दोबारा टेस्ट कराने पे नेगेटिव होता है तो आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक डोज नहीं ले सकते। इस बार ऐसी कोई आप तरफ से जानकारी चाहिए कि जिसका पॉजिटिव आया है, अब वो 5 दिन में 7 दिन में नेगेटिव होगा, वो कितनी देर के बाद ये बूस्टर डोज ले सकता है? जी डॉक्टर SM रहेजा, इस सवाल का आप जवाब दीजिए प्लीज। हाँ जी, अभी तो देखिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको 7 दिन क्वारंटाइन होना आवश्यक है होम आइसोलेशन में, या हाई रिस्क ग्रुप है तो हम प्रेफरेबली उनको एडवाइस करते हैं कि हॉस्पिटल में रहें। और यदि आपको मॉडरेट कोविड के लक्षण हैं तो 10 दिन या 14 दिन भी रहना पड़ सकता है आपको आइसोलेशन में, जिसमें कि 3 दिन तक आप कम से कम एसिम्प्टोमेटिक हो पिछले, यानी आपको बुखार ना आया हो या आपके लक्षण ना हो। और दूसरी चीज, यदि आपको इस समय कोविड हो गया है तो आपको जो अगला डोज लेना है उसकी गाइडलाइन अभी भी सेम है, वो 3 महीने बाद ही लगेगी अगला डोज आपको। और उसके पीछे रैशनल ये है कि यदि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो देखा गया है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं 3 से 6 महीने तक ठीक मात्रा में रहती हैं, प्रोटेक्टिव वैल्यू की रेंज में रहती हैं, ऑप्टिमम लेवल पे रहती हैं, और उसके बाद कम होती हैं। इसीलिए जो सरकार ने नया गाइडलाइन निकाला है, ये जो प्रिकॉशनरी डोज के लिए, इसमें सेकेंड डोज के बाद 9 महीने का गैप रखा गया। उसकी वजह यही है कि यदि आपने सेकेंड डोज लगवाया था तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अंदर 6 से 9 महीने तक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंटीबॉडीज रही हैं, और अब जब ये वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है इनकी, तो सरकार की तरफ से ये ओमिक्रॉन के आने के बाद एज ए प्रिकॉशनरी डोज जो लगाया जा रहा है, ये हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं। और हमारी आप सबसे विनती है कि जो भी कैटेगरी ऑफ क्लास है, लोग हैं जैसे कि जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, 60 इयर्स प्लस है, जिनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कार्डियक बीमारीज हैं, लंग की बीमारी है, लीवर की बीमारियां हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीजेज है, रीनल ट्रांसप्लांट है, या जिनका इम्यूनिटी कम है, वेट बहुत अधिक है, डायबिटिक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो या प्रेग्नेंट, इनको चाहिए कि आप ये डोज अवश्य लगवाइए। क्योंकि ऐसा देखा गया है, काफी स्टडीज हुई इजराइल में, USA में और यूरोपियन कंट्रीज में, तो ये जो हम बूस्टर जिसको कह रहे हैं, 3rd डोज है, इससे जो यदि किसी को कोरोना हुआ भी तो उसमें या तो लक्षण नहीं आए, बहुत ही हल्के लक्षण आए, या कोई जो सीवियर कोविड होने के चांसेस है या आपकी डेथ होने के चांसेस है वो ना के बराबर है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो वल्नरेबल ग्रुप है, 60 इयर्स प्लस, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फ्रंट लाइन वर्कर, और अभी तो जो इलेक्शन में ड्यूटी पे जा रहे हैं उनके लिए भी अप्रूवल हो गया है। तो ये जो जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है बिल्कुल इस वायरस के साथ, और जिनको ड्यूटी पे जाना भी आवश्यक है, आप समझ सकते हैं कि रहेजा जी, मैं आऊंगा आपके पास एक बार। मैं सुधीर जी का रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। सुधीर जी, मैं कॉलर के जुड़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाह रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें हल्के सिम्टम्स हैं, तो क्या ये इसके पीछे का लॉजिक ये भी हो सकता है कि क्योंकि कोरोना की वैक्सीन भी जिन लोगों ने लगाई है और क्योंकि वो काफ़ी इफेक्टिव है और इम्यूनिटी सिस्टम उससे काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, बूस्टर डोज भी, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की भी, तो क्या इसका भी एक इफेक्ट
इफेक्ट इस पे पड़ता हुआ नजर आता है? मैं आपको इसका साइंटिफिक बेसिस बताऊंगा जी। जिन लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट 60 to 70%, जिनको 2 डोज लग चुकी है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम 80 to 90%, और बूस्टर डोज लगने के पास जनरल लोगों का प्रोटेक्शन 90% से प्लस हो जाएगा। सेकेंडली, बूस्टर डोज के और सेकेंड डोज लगने के साथ साथ जो लोग कोविड से प्रभावित हो चुके हैं, ये इन्फेक्शन भी एक तरह का इम्यूनिटी प्रमोट करने का कार्य करता है। तो आज जो थर्ड वेव के अंदर हमारे एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट बिल्डअप ऑफ द इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन को दिया जाना है। अतः डेफिनेटली ये हमारी एंटीबॉडी प्रोफाइल, हमारी टी सेल इम्यूनिटी और हमारे सिस्टम को सेंसिटाइज करता है, इम्यून सिस्टम को। जैसे ही पेशेंट के कांटेक्ट में नया कोविड वायरस आता है, ये सिस्टम एग्रीवेट हो जाता है और अपने आप को, पेशेंट को इस नए कोविड सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है। यही कारण है कि अभी 90% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन है। अतः ये बूस्टर डोज लाइफ सेविंग प्रूव होने वाली है, और मैं सोचता हूं कि अभी हमारे कंट्री में हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। अभी जो सीरो सर्विलेंस हुआ है, सीरो सर्विलेंस एक वर्ड यूज किया जाता है जिसमें एंटीबॉडी प्रोफाइल का क्या स्टेटस है वो बताया जाता है। हमारे देश के अंदर करीब 80 to 90% लोगों में आइदर बाय वैक्सीनेशन और आइदर बाय नेचुरल इन्फेक्शन और बाय बोथ 80 to 90% लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं। तो मैं सोचता हूं वैक्सीनेशन ने स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की है। इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उससे कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट और लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन के द्वारा होती है। अतः जॉइंटली कोविड इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन की दोनों डोज और बूस्टर डोज प्रोबेबली हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि इसीलिए अधिकतर लोगों को एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिसीज है। जी, डॉक्टर रहेजा, आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना ये चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहली डोज के बाद, अब दूसरी डोज के बाद, अब एक बूस्टर डोज का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक बड़ी पहल यहाँ सरकार की तरफ से ये भी देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लगातार वापसी कर रहा है उसको लेकर ये बड़ी पहल है। ऐसे में अब अगर हम इस डोज को देखें तो इससे कितना और जो इंसान है वो अंदर से और ज़्यादा पावरफुल हो पाएगा? क्योंकि अगर हम देखें इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें, क्योंकि जो बुजुर्गों को लेकर जो बातें कही गई हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको लेकर ये बातें कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखें तो उनका जो सामना होगा वो, क्योंकि हमेशा थोड़ा बाहर रहते हैं और क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, उसके मद्देनजर अगर हम देखें तो कितना ये इफेक्ट यहाँ पर डालेगा? हाँ, देखिए, ये जो हमने वैक्सीनेशन का चलाया है प्रोग्राम, इसके जरिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है, और ये साइंटिफिक डेटा भी बताता है। सीवियर कोविड उन्हीं में देखा गया जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ज्यादातर पेशेंट सीवियर कोविड के वही थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। तो यदि आपने वैक्सीन लगवाया है तो ये देखा गया है कि आपको या तो सिम्टम्स आएंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर चुकी है बॉडी, और यदि आते हैं तो माइल्ड लक्षण आते हैं और सीवियर बहुत ही कम रेयर केसेस में देखा गया। तो इसीलिए सरकार की तरफ से पहल की गई है कि अब ये हम प्रिकॉशनरी डोज जो हाई रिस्क वाले हैं उनको दे रहे हैं, जो चुनाव में हमारे कर्मचारी भाग लेंगे उनको दे रहे हैं, और फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, पुलिस प्रोफेशनल्स, या जो सीधा जिनका डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि यदि आप देखें हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनको हॉस्पिटल में डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपनी फ्रंट लाइन वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, हाई रिस्क ग्रुप, इनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये देखा गया है कि जो कोविड होता है ऐसे व्यक्तियों में एक तो होने का चांस ज्यादा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, और यदि होता भी है तो उसमें सीवियर कोविड होने के चांसेस ज्यादा है और मोर्टेलिटी भी अधिक होने के चांस है। जी, तो हमें समझना है कि इस समय हमें जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है वायरस की बहुत अधिक है, हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है तो आप 80% तक प्रोटेक्ट हो जाते हैं। यदि आपने एक डोज लगवाई है तो 50 से 60% तक आप प्रोटेक्ट हैं। और अब ये बूस्टर लगने के बाद हम उम्मीद आशा करते हैं कि हमारा जो प्रोटेक्शन लेवल है कोरोना से और भी अधिक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये आप सबसे आग्रह है कि आप मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। देखिए इसी समय हमें क्या करना है,
मास्क को ठीक से लगाना है, नाक को पूरा कवर करना है, मुंह को कवर करना है, आंखों को ग्लास या शील्ड से कवर कर सकते हैं, 2 गज की दूरी बना के रखें। यदि आप देखें वायरस में म्यूटेशन कब होता है, वायरस में म्यूटेशन तभी होता है जब वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एंटर करता है या ट्रांसमिट होता है। तो यदि हम इसका ट्रांसमिशन रोक देंगे तो आगे हमारे को नया जो हो रहे हैं ओमिक्रॉन या हम आगे आगे और वेरिएंट सुन रहे हैं वो कम आएंगे। तो हमें बिल्कुल निश्चित तौर पर अप्रोच लेनी है, वैक्सीनेशन जी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जहां तक हो सके घर में रहें, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, अननेसेसरली ट्रैवल को अवॉइड करें, अननेसेसरली लोगों दूसरे के घर में ना जाएं और विजिटर को अपने यहाँ ना बुलाएं, क्योंकि कोरोना का वायरस ऐसा है आप जब बुलाएंगे तभी आपको इफेक्ट करेगा। यदि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, इट इज अप टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर SM रहेजा जी और डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्पीच में अपनी बात रखने के लिए। और क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाँ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है कोरोना को हराने के लिए। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।